इतना बड़ा बदलाव दुनिया में हो रहा है। सीरिया में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बुरी तरह हारा है, लेकिन हमास हमास डटा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ऑपरेशन यहिया सिनवार का बदला जो उसने शुरू किया है, 22 नवंबर से वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, खुद इजरायलियों ने गिनना बंद कर दिया है। और इतनी विपरीत परिस्थिति में जब मोराल टूट जाना चाहिए, जब हमारा मोराल टूट गया, बहुत सारे और लोगों का मोराल टूट गया, हमास लेकिन स्टेबल है। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, हमास की जो पूरी बात है, हमास में एक अलग बात है, जो बात हिजबुल्लाह में भी नहीं है, जो बात किसी में नहीं है। क्योंकि वो हमास जो है वो अपनी विचारधारा, अपने हिसाब से वो लड़ता है, और फिलिस्तीनी आज़ादी के लिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो उसको ईरान ने मदद की, बिल्कुल सही बात है, ईरान ने ज़बरदस्त मदद की, और शुक्रगुजार हैं सब लोग ईरान के लिए, मतलब ईरान के प्रति। उसको हिजबुल्लाह ने भी बहुत मदद की। पूरा एक साल इजरायली आर्मी को डाइवर्टेड रखा नॉर्थ में, ताकि साउथ में यानी गाजा में हमास लड़ सके। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और बहुत बड़ा एहसान हिजबुल्लाह इजराइल का है। लेकिन वो दोनों फोर्सेस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हैं, और वो दोनों मानती हैं कि फिलिस्तीन को आज़ाद करना चाहिए और अल कुद्स को लिबरेट करना चाहिए। मैं खुद एक हिंदू होते हुए, सनातनी ब्राह्मण होते हुए, मैं जानता हूं अल कुद्स को लिबरेट करना कितना जरूरी है। और एक नहीं, आज नहीं तो कल आप वो जंग देखेंगे जब यहां से हिंदुओं की फौज चली थी, जैसे करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन के लिए एक ब्राह्मणों की फौज गई थी, जिसका कोई वो नहीं है, ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ओरल हिस्ट्री में है वो। और उसमें मोहियाल ब्राह्मणों की एक फौज जो वहां गई लड़ने ये करबला में। ये अलग बात है कि जब वो पहुंची तब तक इमाम हुसैन और उनके तमाम जो बाकी 72 लोग और बच्चे और सब वो मारे जा चुके थे। और ये जो देखिए बात है, अब यहां पर हमास का जो खासियत है वो यही है कि हमास किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता, वो अपना काम करता है और खबरें उसको मिली नहीं। क्या देखिए, ये रेजिस्टेंस न्यूज नेटवर्क मेरे सामने खुला है, जो हमास का ऑफिशियल चैनल है, उसमें लिखा है इस बात को कि सीरिया गिर गया है, असाद की सरकार गिर गई है। सीरिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का एक बड़ा हिस्सा था, और ये इसके गिरने से हमें अफसोस है। लेकिन उसके साथ साथ उसने फिर बाकी सारी जो खबरें हैं वो गाजा पे केंद्रित हैं। और जिस तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगा कि गाजा और वेस्ट बैंक में एक तो ऑपरेशन यहिया सिनवार, वही ईस्ट ऑफ राफा जेनिना जिसके आसपास यहिया सिनवार की शहादत हुई थी, वहीं पर उसने कितने इजरायली सोल्जर्स को मार दिया है। आज फिर वहीं दो बड़ी घटनाएं हो गई। और उसके बाद देखिए जो वीडियोज आए हैं, अभी उन घटनाओं के नहीं आए, अभी तो केवल 22, 23, 24, उसके बाद जो 26, 27, 28 और उसके बाद यानी आज भी हुआ, उसके वीडियोज आएंगे अभी, मतलब ये 7-8 दिन बाद। अब मैं आपको देखिए जो चीज बता रहा हूं वो ये है कि दो इसमें खुलासे मुझे करने पिछले वीडियो में जो मैंने बोला। अब देखिए, अब उसमें जो एक बात और सामने आ रही है कि ईरान ने बल्कि पहले मैं आपको बताता हूं, रशिया ने असाद से कहा था 2018 में कि अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करो। तुम्हारी फोर्सेस की तनख्वाह बहुत कम है, $20 एक महीने में, बताइए। और दूसरी बात, वो मॉडर्नाइज नहीं है, वो ठीक से ड्रोन चलाना नहीं जानती, वो ठीक से इस तरह की जो सेल्फ प्रोपेल्ड जो आर्टिलरी होती है, जो अपने आप चलती है, उसको बस थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, वो उनको नहीं पता। छोटी छोटी चीजें जो आधुनिक हैं वो उनको नहीं पता। तो रशिया ने कहा हम उनको सिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं असद के दिमाग में जो भी कह लीजिए, ये चीज थी कि उसको अरब्स के साथ रिश्ता, क्योंकि वो खुद अरब है, एलावाइट अरब है, तो उसको अरब्स के साथ रिश्ता अच्छा करना था। और उसको बुलाया भी गया सिक्योरिटी काउंसिल में, ये जो अरब लीग की 2 मीटिंग्स में पहली बार ये जो असाद है गया। अच्छा, इसका जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो बात बिल्कुल सही है। देखिए, अभी जो प्रिजन से लोग निकले हैं उसमें हमास के भी लोग थे। लेकिन यहीं पर बात आ जाती है, देखिए असाद की तो ये कमजोरियां थी, उसने अपनी फोर्स को मॉडर्नाइज नहीं किया, वो अरब देशों पर डिपेंड होता रहा। और ये ट्रैप था, ये बहुत बड़ा ट्रैप था कि उसको यूएई और जॉर्डन ने सपोर्ट किया जब अभी एचटीएस ने हमला किया, और उस ट्रैप में ये फंस गया। और अमेरिका ने उसको अंतोगत्वा हटा दिया, ये कहते हुए कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हम अंदर अंदर कहते हुए हम तुम्हारे साथ हैं, अरब मुल्क तुम्हारे साथ है, बिल्कुल ट्रैप था। तो ये जितने अरब मुल्क हैं ये बिल्कुल एक तरह से बिक चुके हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब
रशिया ने देखिए असद ने कहा, उसके बाद ईरान ने भी ये चीज पकड़ ली थी कि ईरान की सुन नहीं रहा है। अब इसको असद को क्या था ना कि ये पैसा चाहता था, मतलब पैसा, करप्शन तो है ही वहां पर सीरिया में, लेकिन ये पैसा चाहता था इनसे, रशिया और ईरान से। अभी रशिया और ईरान पैसा नहीं देते, वो आपको ये मतलब टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। वो भाई उसमें भी तो बहुत बड़ा पैसा है, मतलब टेक्नोलॉजी आपको देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको असलहे देते हैं, ये सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे, तेल देते हैं, ईरान ने तेल दिया है सीरिया को, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन असद को कुछ हार्ड कैश चाहिए था, जो भी वजह हो, वो उसको अरब मुल्कों ने प्रॉमिस किया। अब वो क्या मांगेगा? अब तो वो सीरिया का प्रेसिडेंट भी नहीं रहा। तो ये देखिए, एक जो बाकी सारे खुलासे मैं आपको कर चुका हूं। अभी जो पूरी स्थिति है, जो बड़ी जो मस्जिदें हैं दमस्कस में, वहां पर काफी ये जो HTS के मिलिटेंट्स घुस गए हैं, कह रहे हैं कि हम शिया को अलाउ नहीं करेंगे। जो सैयदा जैनब की जो वहां पर मजार है दमस्कस में, वहां पर चोरी हुई है, वहां पर हमले हुए हैं। और वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इजराइल की एक फातिमे ब्रिगेड है वो वहां पर स्टेशन है, सब कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं अभी इसके बारे में। देखिए, कोई कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। लेकिन देखिए, जो अभी पूरी स्थिति है उसमें लूटमार शुरू हो गई है, ऑर्डर नहीं है कोई। ईरान भी कह रहा है कि हम कोई भी सरकार बनेंगे उसके साथ रहेंगे। रशिया भी कह रहा है कि कोई भी सरकार बनेगी उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो तो कुछ सरकार बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कौन है, मतलब उसका अभी आज की डेट में तुरंत होना चाहिए। ये जो जब भी ऐसा होता है, क्यूबा में क्रांति हुई, चाइना में हुई, तुरंत फिडल कास्ट्रो ने अनाउंस किया कि वो अब नए लीडर हैं, माओ त्से तुंग ने अनाउंस किया कि वो अब नए लीडर हैं। लेकिन यहाँ किसी ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। मेरे ख्याल से आपस में लड़ाई भी होगी, क्योंकि एक 1/3 हिस्सा सीरिया का कुर्दों के हाथ में है, और कुर्दों से अभी SNA की लड़ाई चल रही, जो सीरियन नेशनलिस्ट आर्मी जो टर्की ने भेजी। टर्की बहुत लंबे समय से चाहता है कि तुर्क कह रहे हैं जो कुर्दी इलाके हैं उनको वो हाफ में डिवाइड कर दे, या वो अपने अंदर ले ले, क्योंकि उसके यहाँ भी कुर्द हैं एक हिस्से में। तो वो चाहता है कि उनको वो दबाए, और उसकी और जो वहाँ उसके टर्की में कुर्द हैं उनको भी दबाए। तो ये पूरा गेम है, ये देखिए यहाँ पर जाके बुरी तरह से सीरिया में फेल भी हो सकता है, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हो रही है। और मेरे ख्याल से ईरान और रशिया ने यही सोचा कि इनको असद को फेल होने दो, एक बार इसको हो जाने दो। हो सकता है कि ईरान इंटरवीन करता तो फिर एक शिया सुन्नी मुद्दा भी बन सकता था। अमेरिका तो माहिर है इस चीज में। और रशिया इंटरवीन करता, या रशिया बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाता, तो फिर उसको ये लोग दूसरी तरह से पेंट करते। यूक्रेन में भी रशिया फंसा है। तो अभी देखिए, सिचुएशन फ्लूइड है, अभी बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन फ्लूइड है, अभी भी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीरिया में वापस एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कोई लीडर आ जाएगा, या वहां ऐसा नहीं होने जा रहा है, वहां आपसी मारकाट होगी लंबे समय तक। लेकिन सीरिया में जो इजराइल घुस रहा, देखिए इजराइल ने माउंट हर्मन कब्जा कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल जो सीरिया के हिस्से को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, और 1974 में एक समझौता हुआ था कि गोलन हाइट्स इजराइल अपने पास रखेगा, लेकिन उसके बाद एक तरह से नो मैन्स लैंड रहेगा, बफर जोन रहेगा, जो भी जिसको कुनेत्रा कहते हैं। और उसके बाद जो है इजराइल वहां नहीं घुस सकता। लेकिन जो उसके कुनेत्रा के बाद वहां इजराइल घुस गया, खान अनेबिया में, उसके बाद माउंट हर्मन पे तो कब्जा करके उसने अपना झंडा फहरा दिया। तो इजराइल ऑब्वियसली ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे मैं कह रहा, मैंने पिछले उसमें कहा था कि ग्रेटर इजराइल बनने से शायद अब कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ग्रेटर इजराइल का मैं आपको फंडा समझा दूं कि ग्रेटर इजराइल का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है कोई इजरायली राष्ट्रवाद का सवाल नहीं। वो सिंपल बात यह है कि उसमें इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पर उनका कब्जा रहेगा। ये है ग्रेटर इजराइल, और कुछ नहीं। अब हम देखिए पूरे हमास उस पर आते हैं, पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। हमास ने देखिए आज सबसे पहले जो कमल आदवान हॉस्पिटल है उस पर इजराइल ने शेलिंग की। उसमें करीब छः फिलिस्तीनी सबसे पहले मारे गए। उसके बाद 14 बच्चे जो वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे वो घायल हुए, मतलब वो मारे नहीं गए, वो घायल हुए। लेकिन कमल आदवान हॉस्पिटल में आज से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले अपील आ चुकी है कि वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है,
वहाँ कुछ नहीं है हॉस्पिटल नाम का, लेकिन वहाँ फिर भी दवाइयाँ पहुँच रही हैं, ड्रिप्स पहुँच रही हैं। तो ये हमास का ही कमाल है। उसके बाद देखिए आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा में एक म्यूनिसिपैलिटी पार्क में फिलिस्तीनी सिटीजन्स को टारगेट किया। और फिर देखिए जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मार्च शुरू हुई, सबसे पहले नेत्जरीम एक्सेस में उन लोगों ने हासिब 111 यानी हासिब 111 रॉकेट्स, जो नया उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। इसमें 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद ये देखिए मतलब नेत्जरीम एक्सेस पे जो नॉर्थ गाजा का एक वो 18 किलोमीटर का स्ट्रिप है। उसके बाद यमन ने देखिए इराकी रेजिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेट करके 2 ड्रोन स्ट्राइक्स की, और ये दोनों इसमें से एक इंटरसेप्ट हो गया और दूसरा जो है ये एक बहुत ही वाइटल टारगेट पे, जो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है यमन ने, लेकिन हाइफा, मोस्ट प्रॉब्ली हाइफा पे मार दी। उसके बाद देखिए जो कुछ ड्रोन्स, जो इजरायली ड्रोन्स जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कब्जे किए हैं, उसको उन्होंने आज उस पर वीडियो बनाया कि वो कितने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं और उससे क्या क्या चीज़ें हमास कर सकता है। उसके बाद देखिए एक बड़ा ऑपरेशन, वही मैं कर रहा हूँ, ऑपरेशन यहिया सिनवार, बड़ा ऑपरेशन हुआ कि जब एक इजरायली इंजीनियरिंग फोर्स को जो कि एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में थी, उस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और मरकवा टैंक्स दोनों साथ चल रहे थे, यानी पर्सनल कैरियर में सोल्जर्स और मरकवा टैंक, और राफा सिटी में वो जैसी पहुंचे वही जनान है, जहाँ उसी के पास जहाँ यहिया सिनवार की शहादत हुई थी, वहां पर उन लोगों ने, हमास के लोगों ने कम से कम 3 आरपीजी शेल्स का एक एम्बुश, 3 लोगों ने 3 रॉकेट, वो जो लॉन्चर्स होते हैं, वो पकड़े हुए थे और एक साथ छोड़े। और ये जो एक साथ था, इसने मरकवा टैंक्स पे ये लगा, और उसके बाद जो मतलब ये जो तीन जो रॉकेट लॉन्चर्स से 3 रॉकेट छोड़े, मरकवा टैंक पे लगा। और उसके बाद एक जो है वो मतलब उसी के साथ कुछ गनमैन भी थे 2, उन्होंने मशीन गन से उसको, जो ट्रूप कैरियर था जिसमें करीब 15 इजरायली सोल्जर्स थे, उस पर गोली चलाई, और फिर उसी के नीचे इन्होंने एक शुआत एक्सप्लोजिव डिवाइस रखा था, उसको डेटोनेट कर दिया और वो पर्सनल कैरियर उड़ गया। उसमें भी कम से कम 6 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। मरकवा टैंक्स के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली मारे गए, क्योंकि फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स दिखाई पड़े और वो उन्होंने इवैक्यूएट करने की कोशिश की। ये पूरी बात होगी। अब नाब्लस में आते हैं, वेस्ट बैंक में। नाब्लस में भी एक जो 2 बार आईडीएफ ने नाब्लस को स्टॉर्म करने की कोशिश की, उसको बालाता कैंप को, और वहाँ पर जो पहले से एक्सप्लोजिव डिवाइसेस रखी थी, मशीन गन रखी थी, और वही बात है जो एक तिरछी तरीके से, जो एक मतलब एक तिरछी तरीके से जो हमास लड़ता है कभी कभी, कि उसके एक फाइटर ऐसे जाते हैं, एक फाइटर ऐसे जाते हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाता कि जैसे इजराइल, अगर इजरायली फोर्सेस सामने हैं, या मतलब आमने सामने, तो एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे भी आ जाता है हमास। वो भी एक टैक्टिक मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में। लेकिन जो इस तरह की जो तिरछी लड़ाई होती है, उसमें वो ऐसे आके ऐसे हो जाता है, या उसके 2 हिस्से, अगर 6 फाइटर्स भी हों उनके 2 हिस्से हो जाते हैं। ये जो पूरी एक सिचुएशन है, और जो असलहे हैं वो हमास के पास, वो बदल, जो इस तरह के फाइटर्स जो सीधे एक इजरायली फोर्स से भिड़ते हैं, वो बदलते रहते हैं। यानी एक फाइटर जो है उसके पास रिवॉल्वर भी होगी, पिस्टल भी 2 होंगी, और उसके बाद मशीन गन भी होगी। तो मशीन गन के बाद वो अचानक छोड़ के पिस्टल चलाने लगता है। तो इससे ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। सोचिए आप, सीरियन अरब आर्मी के पास, अब सीरियन अरब आर्मी के पास ट्रेनिंग नहीं थी, और सीरियन अरब आर्मी के पास आप ये सोचिए कि रॉकेट्स नहीं थे उनके पास। सबसे बड़ी उनकी अपनी कमजोरी जो कुछ रशियंस ने बताई है कि रॉकेट्स तक इनके पास नहीं थे जो प्रॉपर्ली काउंटर कर सके। और उधर से जो HTS मिलिटेंट्स आ रहे थे, उनके पास जैमिंग डिवाइसेस थी, उनके पास ड्रोन्स थे, उनके पास रॉकेट्स थे, उनके पास ATGMs थे, सारी चीजें, सारी आधुनिक उससे वो लैस थी। और सीरियन अरब आर्मी के पास कुछ नहीं थी, इसीलिए वो भाग जाती थी, वो लड़ते नहीं थे। और दूसरी बात, असाद ने 2018 के बाद बहुत सारे पुराने कमांडर्स को, जो जीते थे सिविल वॉर पहली वाली, उनको हटा के नए लोगों को भर्ती कर दिया था, और इस वजह से भी वो एक्सपीरियंस नहीं थे। लेकिन ये सब बातें आप कहेंगे भाई ये सब पहले क्यों नहीं बताई आपने, और सही बात है, ये पहले बतानी चाहिए था, एक पत्रकार का काम है। लेकिन पत्रकार भी तो सोर्सेज पे डिपेंड करता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। अब जब ईरान ही नहीं बताया, देखिए इसी मामले में ईरान एज अ नेशन बिल्कुल सही है अपनी जगह पे,
और वो देखिए लड़ाई लड़ेगा, वो हमास का साथ देगा, हिजबुल्लाह का साथ देगा, हिजबुल्लाह भी हार नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैलकुलेटेड मूव ईरान का था कि हस्तक्षेप नहीं करना, जो पॉलिटिकली एक तरह से ब्रॉडली सही था। लेकिन जो ईरान की जहां पर जो मेरी आलोचना है, एक फ्रेंडली आलोचना ईरान की ये है कि भाई आपको कम से कम पॉलिटिकली बताना तो चाहिए ना लोगों को कि असद कि ये कमजोरियां हैं, ये आप चाहे किसी दूसरे माध्यम से बताएं। यहीं पर वेस्ट स्कोर कर जाता है और यहीं पर ईरान को एक ब्राह्मण दिमाग की जरूरत है। अब कोई कहेगा कि अब ये शियाओं को सिखा रहे, नहीं, शिया सुनने की बात नहीं है, लेकिन जो एक ब्राह्मण दिमाग है वो जानता है वेस्ट कैसे सोचता है। बहुत सारे जो ईस्ट जो जैसे अरब वर्ल्ड है या इरानियन वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो सोच होती है ब्राह्मण की वो अलग होती है। अब आप शॉक्ड रह जाएंगे, एक बात आपको बताएं, खमैनी साहब और पेजेश्कियान दोनों ही उस तरह के ईरानी नहीं है। वो जो अजरबैजान वाला इलाका है, मतलब कुछ उनमें टर्किक एक वो है। अब इसमें कोई इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी वजह से गद्दार हैं। खमैनी साहब सुप्रीम लीडर है, वो उनका पूरा एहतराम है। पेजेश्कियान पे मुझे शक है। पेजेश्कियान जो है वो शुरू से मुझे अच्छा नहीं लगता, उस पर शक है कि वो वेस्ट से मिला, वो उसकी विचारधारा की वजह से। लेकिन ब्राह्मण ये भी देखता है कि जो विचारधारा, जो मतलब कहां से कोई आ रहा है, इसलिए नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सके, ये कर सके, नहीं, वो ये जानता है कि इंसान जो है उसका जेनेटिक जो एक मेकअप है, जो वो कहाँ से आता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भी देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़, क्योंकि खुमैनी जो थे वो खास ईरान के थे, इरानियन थे। कासिम सुलेमानी इरानियन थे। ये सारे लोग ऐसे थे जो वहीं के थे, जो बिल्कुल सेंट्रल ईरान के थे। लेकिन जो लोग नॉर्थ ईस्ट और इधर के थे, तो अब जैसे खमैनी साहब भी, पेजेश्कियान पे तो वो है, खमैनी साहब पे पूरा विश्वास है। तो ये जो पूरी बात है, इन लोगों का भाई कुछ समस्या है। इसीलिए जो खालिस ईरानी हैं जिन्होंने 1979 रेवोल्यूशन किया, उनकी बात और थी। उसके बाद देखिए हम वापस आते हैं पैलेस्टाइन पे। तो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप के वही राफा के पास, अल जनीना के पास ही शुआत एक्सप्लोजिव डिवाइस एक और एक्सप्लोड की, जिसमें एक और इजरायली वहां नष्ट हुआ। उसके बाद अल जैतून में हमला किया इजरायलियों ने, वो भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने विफल कर दिया। उसके बाद देखिए IDF टैंक्स, जो वो मैंने बताया कि वो जो जगह है अर्नबे सीरिया में, वहां घुसे जहां उनको अलाउड नहीं है, और जाके माउंट हर्मोन को उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद बेत लहिया में एक और इजरायलीज मैसाकर करने जा रहे थे, वहां पर 2 इजरायली सोल्जर्स को स्नाइपिंग फायर से मार गिराया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। उसके बाद देखिए जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो गद्दार महमूद अब्बास है, उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो पूरा चला। आज फिर अब खुल के फिलिस्तीनी अथॉरिटी को जो हमास के लोग हैं ये मार रहे हैं। दूसरी बात अल फकूरा अल दाका, जो नेबरहुड है जबलिया में, ये नॉर्थ गाजा, राफा नहीं, यहां पर मरकबा 4 सबसे एडवांस इजरायली टैंक है, उसको वही RPG शल से उड़ाया गया। उसके बाद नेजरीम एक्सेस पे फिर से हमला हुआ। और फिर देखिए जो ट्यूबस और जेनिन में जिस तरह की लड़ाई हुई है अल-फरा कैंप के आसपास, उसका पूरा वीडियो आया अल जबल एक्सेस और इन सब जगहों पे। और इसमें आप खास बात देखिएगा कि वही तिरछी टेक्निक, कैसे आगे बढ़ना, पीछे हटना और तिरछे होके मारना, बिल्कुल जैसे एक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फॉर्मेशन में तो तिरछे होते हैं, उसके फाइटर्स तिरछे हो भी जाते हैं इस तरीके से, और वहां से वो मारते हैं। तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये उनकी वीकनेस है जो इजरायली फोर्सेस की, जो हमास पकड़ता है। तो ये देखिए आज का मैंने एक वीडियो आपके सामने में लाया। कल फिर आऊँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।